Students, today in this video we will study our fourth topic, first order linear partial differential equations from the paper partial differential equations. First of all, we'll start with the definition of classification of the solution or integral of first order partial differential equation. A function between the variables involved in partial differential equation which satisfies the given partial differential equation is said to be its solution or integral. There are four types of solution of a partial differential equation. अभी हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि सॉल्यूशन या इंटीग्रल वर्ड हम किस टर्म के लिए यूज करेंगे. ऐसा रिलेशन जो आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑल टाइप्स के वेरिएबल्स के बीच में सेटिस्फाई हो रहा हो, जिस फंक्शन को या रिलेशन को आप गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल. तो वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, जनरल वर्ड. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने पहले भी पढ़ा है ऑर्डर का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर के ही पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. अपनी बुक में आप अभी अपने सिलेबस में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का केस पढ़ रहे हो तो दो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाएंगे. कौन कौन से, करली जेड बाय करली एक्स और करली जेड बाय करली वाई. फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि स्मॉल पी नोटेशन हम यूज करते हैं करली जेड बाय करली एक्स के लिए, स्मॉल क्यू नोटेशन यूज करते हैं करली जेड बाय करली वाई के लिए. तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसमें क्या क्या होगा, आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस आपके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो मैंने उसको सिंपल नोटेशन में ऐसे लिखा कि फंक्शन होगा एक्स वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड, डिपेंडेंट वेरिएबल पी और क्यू, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव. अब हम इस फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे. तो जो आपका सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन. क्या कहता है, इफ फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए रिलेशन, देखो यहाँ स्मॉल एफ है यहाँ कैपिटल एफ है, इससे डिफरेंट रिलेशन की हम बात कर रहे हैं बिटवीन एक्स वाई जेड. आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हैं उसमें, लेकिन आपके डेरिवेटिव्स की जगह क्या यूज हो रहे हैं, कांस्टेंट. is obtained which contains as many arbitrary constants as there are independent variables in the partial differential equation. तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन. क्या मतलब है कि किस सॉल्यूशन को आप कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल कहते हैं, जिस सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जितने उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे. अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो है. तो अगर ये कंडीशन सेम हो रही है तो ये आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन. तो जनरली आप इसे क्या कह सकते हैं, ये टू पैरामीटर फैमिली है सरफेसेस की. नेक्स्ट क्या है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल. बिल्कुल सारी डेफिनेशंस आपको बहुत सिमिलर आपके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसी ही लगेंगी, बस थोड़ा सा एडिशनल जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज हो रहा है, तो उसी से उतना ही डिफरेंस आ रहा है. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यूज यूज होती थी. If we assign particular values
two arbitrary constants a, b in the complete integral, then the solution obtained is called particular integral or particular solution. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सिंगुलर इंटीग्रल और सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब क्या कहते हैं, लेट कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0। आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू का। द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड obtained by eliminating the arbitrary constant a and b between the equation। किस किस इक्वेशन के बीच में, ये सॉल्यूशन वाला लिखा फंक्शन हमने, इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियल डेरिवेटिव करके उसे जीरो के इक्वल रखा, विद रिस्पेक्ट टू बी पार्शियल डेरिवेटिव करके इक्वल टू जीरो रखा। अगर हम इन तीनों रिलेशंस की हेल्प से ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यू को एलिमिनेट करके कोई एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। दोबारा से सुनो कि कंप्लीट सॉल्यूशन में से हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है, सॉरी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू बोथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को रिमूव करना है। एलिमिनेट करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर इंटीग्रल। बट कंडीशन ये है कि वो जो एक्सप्रेशन आएगा वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। The singular solution may or may not contained in the complete solution of the given partial differential equation। सिंगुलर सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि कंप्लीट सॉल्यूशन का ही कोई एक पर्टिकुलर केस बने, ये बिल्कुल उससे इंडिपेंडेंट हो सकता है। नोट, the singular solution represents the envelope of the surface represented by the complete solution of the given partial differential equation। अब हम बात करते हैं जनरल इंटीग्रल की या जनरल सॉल्यूशन की। एफ फंक्शन है एक्स वाई जेड ए और बी का, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अज्यूम कर लेते हैं इन कंप्लीट सॉल्यूशन की एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया बी फंक्शन है ए का, रिप्लेस कर दिया। अब बिल्कुल देखो सिंगुलर सॉल्यूशन की तरह ही हम लिखेंगे कि अगर हम रिप्रेजेंट वन ऑफ द फैमिली ऑफ सरफेसेस, इसका एक पर्टिकुलर केस है ये, the relation between x, y, z obtained by eliminating arbitrary constant a between the equation कौन कौन सी, ये वाली इक्वेशन जो आपने b की जगह फाई ए पुट करके निकाली थी और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a। अगर आप इन दोनों इक्वेशन के बीच अपने पैरामीटर थोड़ी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a को इलिमिनेट करके कोई ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट डेफिनेशन करनी है लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। A partial differential equation is said to be linear if the dependent variable and its partial derivatives occurs only in first degree and are not multiplied together। क्या है डेफिनेशन, देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कंडीशन डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स पर है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पावर होगी ना पार्शियल डेरिवेटिव्स की कोई पावर होगी। हर टर्म ये डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव जिस भी टर्म में इन्वॉल्व होंगे वहां पर डिग्री 1 की फॉर्म में ही आएंगे। क्या मीनिंग होता है इसका कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होगी, हर पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 1 होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल किसी पार्शियल डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा,
कोई दो पार्शियल डेरिवेटिव किसी एक टर्म के मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे, ठीक है। और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर आपकी कोई कंडीशन नहीं है, उसकी कितनी भी पावर किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स के मल्टीप्लाई में आ सकती है। अब आपने इस टॉपिक में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टडी करना है। अब यहाँ पर हम उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म दिस। अब जरा इस फॉर्म को ध्यान से समझो। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही फॉर्म हो, और भी बहुत सी फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मैं इसी फॉर्म को डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो दो ही पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, स्मॉल p और स्मॉल q। p मतलब करली z बाय करली x, q मतलब करली z बाय करली y, ठीक है। अब क्योंकि आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो मैंने देखो p और q मल्टीप्लाई में नहीं आ सकते हैं, और आपका z वेरिएबल भी ध्यान रखना कि कहीं भी आएगा तो उसकी पावर क्या आएगी, 1। अब यहाँ पर आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हो, जो मैंने कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R रखा है, ये कोई फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म गिवन होगी। सबसे पहले आपने इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मेथड पढ़ना है। तो अभी मैं वर्किंग इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लेग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। अभी मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहला स्टेप, राइट गिवन इक्वेशन एज दिस। क्या मतलब है कि जो टर्म्स स्मॉल p को इन्वॉल्व कर रही हैं वो सभी ब्रैकेट में रखे, उनमें से p कॉमन रख लिया। जो टर्म स्मॉल q को इन्वॉल्व कर रही हैं उनको सबको कलेक्ट करा और q कॉमन निकाल लिया, और जिन टर्म्स में p और q इन्वॉल्व नहीं है उन्हें आपने राइट हैंड साइड पर रख दिया। स्मॉल p के मल्टीप्लाई में जो आएगा कोएफिशिएंट कंपेयर करके वो कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी। स्मॉल q के मल्टीप्लाई में जो आएगा कोएफिशिएंट कंपेयर करके कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी, और राइट साइड पर जो भी आएगा वो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चंस में पी क्यू की जगह आपके ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी यूज हो सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी p लिखा हो या करली z बाय करली x सेम मीनिंग है, क्यू लिखा हो या करली z बाय करली y सेम मीनिंग है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके p क्यू और r निकाल लेने हैं। स्टेप 2, राइट डाउन द लेग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन। कैसे लिखनी है, dx अपॉन में कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन में कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन में कैपिटल R। अब इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन निकालने हैं, जिनमें आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन मान लिया u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a, दूसरा v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू b। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म यूज कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। दोनों का सेम मीनिंग है, या तो आप उसे फंक्शन, ये जो u फंक्शन आया ये उसको f के साथ लिख सकते हैं, या v इज इक्वल टू एफ ऑफ u लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे किस पे, कि ये जो आपकी सब्सिडरी इक्वेशंस आ रही हैं पी क्यू आर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड। तो जो सबसे पहले आपकी टाइप 1 है वो क्या है, सपोज दैट वन ऑफ द वेरिएबल इज आइदर एब्सेंट और कैंसल्स आउट फ्रॉम एनी टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशंस। अब देखो यहाँ पे तीन कंडीशंस इक्वल में लिखी हैं। क्या कह रहा है कि अगर मैं इनमें से कोई दो कंडीशन लूं, वैसे पी क्यू आर तीनों एक्स वाई जेड के फंक्शन हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई दो टर्म्स को चूज करते हैं तो दोनों में से या तो एक वेरिएबल दोनों टर्म्स में प्रेजेंट ही नहीं है, या वो अगर कैंसिल हो जाता है, तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन करेंगे और सिंपल आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली
फिर कोई ना कोई या तो सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड का पेयरिंग ऐसी बनेगी कि आप जैसे ही उनको चूज करेंगे, अब जैसे कि मैं कह रही हूँ कि dx और dy लूं, जैसे ही मैं इन दोनों को चूज करूं p और q ऐसे एक्सप्रेशन होंगे कि या तो इनमें z होगा ही नहीं या कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही या तो dy dz का केस जब लेंगे तो q और r का जो एक्सप्रेशन है उसमें से x कैंसिल हो जाएगा या x इन्वॉल्व भी नहीं होगा और सिंपल ये इंटीग्रेट हो जाएंगे, या dx और dz, मतलब ये जो तीन केस बन रहे हैं dx dy dy dz dx dz, कोई भी दो केस ऐसे होंगे जो आपके सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो दो आपने सॉल्यूशन निकाल लेंगे और हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो क्या है आपका फर्स्ट एग्जांपल, yzp प्लस zxq इज इक्वल टू xy। अब क्लियर विजिबल हो रहा है कि ये आपकी लेग्रेंज इक्वेशन की फॉर्म है। स्मॉल p के मल्टीप्लाई में क्या है आपका कैपिटल P यानी कि yz हो गया, स्मॉल q के मल्टीप्लाई में कैपिटल Q यानी कि zx हो गया, और राइट हैंड साइड पर जो है वो आपका r हो गया। आपने अपनी सब्सिडरी इक्वेशंस लिखी, पुट करके आपका ये आ। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर फर्स्ट और सेकंड को चूज करूं तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि दोनों से आपका क्या हो जाएगा, z कैंसिल, dx और dy के अपोन में जो वेरिएबल है वो सिर्फ x और y इन्वॉल्व हो रहा है, z नहीं आ रहा, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सिंपल इंटी देखो यहाँ dx dy है तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं है, ये आपका ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 लिखा है, कोई थर्ड वेरिएबल का फंक्शन नहीं। सिंप्लीफाई करके आपका ये कांस्टेंट बनेगा 2c1, मैंने इसको नाम रख दिया a। अब ऐसे ही आप कोई भी एनी टू और चूज करो, आपकी मर्जी है, आप सेकंड थर्ड चूज करो, आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट और थर्ड चूज करो। आपके क्वेश्चन का प्रूफ बिल्कुल सिमिलर वे से सेकंड थर्ड यूज करा, एक्स कैंसिल हो रहा है आपका, सिंपल इंटीग्रेट होकर ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था आपको दिखने के दो तरीके हैं, ये है आपका u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए, ये है आपका v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी। या तो f ऑफ ब्रैकेट में u और v दोनों फंक्शन लिख दो, a और b यहाँ नहीं यूज हुआ, या v इज इक्वल टू f ऑफ u, दोनों ही फॉर्म में आंसर लिखना आपका करेक्ट है। और जरा ध्यान से नोट करना, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब हम आ जाते हैं अपनी टाइप 2 पर। In this type, one solution is obtained by method of type 1 and then this solution is used to find another solution as explained in the following example। क्या होगा, एक सॉल्यूशन तो टाइप 1 के मेथड से आ जाएगा, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन को यूज करते हुए। अब जरा क्वेश्चन से ही हम इसको समझते हैं। सबसे पहला काम, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपकी, तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके स्मॉल p, देखो मैंने ये पूरी वैल्यू p से मल्टीप्लाई करी और पूरी वैल्यू माइनस क्यू वाई से मल्टीप्लाई करी, तो जो p के मल्टीप्लाई में है वो कैपिटल P, q के मल्टीप्लाई में विद साइन कैपिटल Q, साइन को जरूर ध्यान में रखना क्योंकि फॉर्मूले में आपका प्लस का साइन है, और राइट साइड पर जो था वो आपका r हो गया, तो यानी कि मैंने यहाँ पर अपनी सब्सिडरी इक्वेशंस में पुट कर दिया। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं चूज करूँ, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, यानी कि आपकी इक्वेशन ये बन रही है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है वही वेरिएबल्स आ रहे हैं, तभी आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। अब क्या करूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये log x बना माइनस log y, जब भी आपकी सारी टर्म्स लॉगरिथम में होती हैं हम अपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग में ही लेते हैं, तो सॉल्व करके एक सॉल्यूशन तो आ गया आपका। अब जरा ध्यान से अपनी इक्वेशंस को देखो, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को चूज करो या सेकंड और थर्ड को चूज करो तो आपके किसी भी केस में आपके वेरिएबल्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 के मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता है। जब भी आपको एक नया मेथड पढ़ते हैं, हमेशा ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पहले हर क्वेश्चन में जरूर ऑब्जर्व करो कि क्या ऐसा पॉइंट है कि जिसकी वजह से यहाँ प्रीवियस मेथड अप्लाई नहीं हो पाया। अब टाइप 2 क्या कहते हैं कि एक सॉल्यूशन तो आ गया, दूसरा नहीं निकाल पा रहे हो तो अपने फर्स्ट सॉल्यूशन को यूज करो। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कहता है, x इंटू वाई की वैल्यू है a। अब आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट थर्ड यूज करो चाहे सेकंड थर्ड यूज करो, आंसर पे
कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। ऑल्दो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन इस टाइप के केसेस में आंसर यूनिक नहीं होते हैं, तो आप किसी भी मेथड से निकालोगे वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो अब जरा मैंने देखो फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है। एक एक्स से एक्स की फोर कैंसिल होके यहाँ एक्स क्यूब बन जाएगा। प्रॉब्लम है यहाँ एक्स वाई, वाई क्योंकि हमारे पास सिर्फ डी एक्स और डी जेड है, तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ एक्स और जेड वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो मैंने एक्स वाई की वैल्यू क्या पुट कर दी ए। देखो क्या बन गया ये, एक एक्स कैंसिल किया। अब क्या करें, सिर्फ आपका एक्स और जेड इन्वॉल्व हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स फोर बाय फोर, ए इंटू जेड का इंटीग्रेशन ए जेड स्क्वायर बाय टू, जेड की पावर थ्री का इंटीग्रेशन जेड फोर बाय फोर और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सिंप्लीफाई करके हमारा ये फोर बी बनेगा, फोर सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी बी। आपका ये आंसर आ गया एक सॉल्यूशन। अभी एक काम क्या रह गया, ये जो स्मॉल ए है ये आपने पुट किया था किसकी जगह, एक्स इंटू वाई। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, सॉल्यूशन निकालने के बाद जो आपका वेरिएबल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू रिप्लेस करना मस्ट है। इस पॉइंट को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका जो भी दोनों सॉल्यूशन आएंगे उनमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन जैसे इस लाइन में दो आ रहे हैं ना, तो मतलब आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये आपका आ गया सेकंड सॉल्यूशन। देखो मैंने एफ कोमा डाल के दोनों अपने सॉल्यूशन लिख दिए, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपका टाइप टू मेथड टू सॉल्व लीनियर फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation is complete. Thank you.